दोस्तों, सरहद के उस पार के आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं स्वीडन से डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। मैं डॉक्टर साहब का एक छोटा सा तारुफ करा दूं आपको। डॉक्टर साहब जो हैं, ये इनकी पैदाइश जो है वो लाहौर की है। और ये 24 फरवरी 1947 को लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने वहाँ से अपनी जो शुरुआती पढ़ाई है वो वहीं से की। और फिर इन्होंने जो है अपनी जो वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद में पीएचडी इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से की। और उसके बाद में ये जो है वहीं पर बस गए। और तकरीबन 40 साल से आप जो हैं स्टॉकहोम में रहते हैं। और वहाँ पर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के अंदर रिटायर्ड अब आप वहाँ पे प्रोफेसर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आते जाते रहते हैं। लम्स के अंदर भी आप आके और बच्चों को पढ़ाते हैं जब आपके पास वक्त मिलता है, साल में महीने 2 महीने मेरे ख्याल से। और उसके अलावा आप जो हैं सीनियर रिसर्च फेलो भी रहे सिंगापुर के अंदर। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ भी आपने वक्त गुजारा। और डॉक्टर साहब को आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे जैसे जो नौजवान हैं, जो हिस्ट्री के मुतालिक जिनकी खासा दिलचस्पी है, वो डॉक्टर साहब को वक्त पे परेशान करते रहते हैं। तो मैंने भी इनसे 2 महीने पहले मेरा इनसे राब्ता हुआ और आज हम यहाँ पे बैठे हैं। और हम कोशिश करेंगे। एक डॉक्टर साहब की किताब है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन इनकी दो ऐसी किताबें जो बेहद मकबूल हुई। एक तो पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, और और उसके अलावा जो दूसरी किताब है वो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लींस्ड। ये जो किताब है इसके लिए डॉक्टर साहब ने खासा मेहनत की। इन्होंने बड़ा लंबा अरसा बिताया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हजारों लोगों के इन्होंने इंटरव्यूज लिए और जो फर्स्ट हैंड अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों तक पहुंचाई है, ताकि आज़ादी के उन सालों को लेके हमारे मन में जो कश्मकश होती है, वहम हम पाल के बैठे हैं। दोनों दोनों मुल्कों में हमारे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। तो वो जो काम है डॉक्टर साहब ने किया आज से कुछ साल पहले। उन्होंने बड़ी ही मेहनत से उन लोगों के इंटरव्यूज किए और उन सब को कलमबद्ध किया एक किताब के अंदर। और हम सब तक जो सच्चाई है वो इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे प्रोग्राम सरहद के उस पार में। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तवील आपने मेरी इंट्रोडक्शन की, बड़ी मेहरबानी आपकी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बिफोर आई पुट यू इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि सदर अयूब का जो दौर था पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से आप भी उस वक्त 10-12 साल की उम्र के हो गए थे। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उस टाइम हमें जो जो अपनी जो फसलें वगैरह हैं उनको बेचने के लिए भावन नगर मंडी जाया करते थे। और उन्होंने हमें बताया कि वो जो दौर था पाकिस्तान का बड़ा ही सुनहरा दौर था। ठीक है, एक जंग हुई उस दौरान, अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान ने खूब तरक्की की। और उस दौर में दोनों मुल्क कहीं ना कहीं पे ग्रो उस टाइम हो रहे थे। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा पहले उसका थोड़ी बहुत बात करें। आपके आपके जो बचपन के दिन थे वो किस तरह के थे, आस पड़ोस का माहौल कैसा था, और इन जनरल पाकिस्तान किस तरह से था? देखें, जहां पे मैं पैदा हुआ टेम्पल रोड पे, जी। लाहौर में, वहां के दो तीन किस्से हैं पार्टीशन के हवाले से जिनका हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने सदर अयूब खान के दौर की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1958 में 1958 में मेरी 11 साल उम्र थी। और मुझे याद है कि जब ऐलान हुआ कि अब मार्शल लॉ लग गई है, तो लोगों में खुशी का इजहार ही हुआ कि सियासतदानों ने वो नाकाम हो चुके थे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान में खासी वायलेंस भी हो चुकी हुई थी और एक दो मर्डर भी हो चुके थे पॉलिटिकल। और ऐसे ही वेस्ट पाकिस्तान में हुआ था। तो लगता था शायद कोई सिविल वॉर का माहौल बनता जा रहा है। उन हालात में जब अयूब खान साहब ने हुकूमत की बागडोर संभाली, तो पिछले साल जो पहले चंद साल हैं वो वाकई तरक्की के थे। उन्होंने कई प्रोग्राम बनाए डेवलपमेंट के, और वर्ल्ड बैंक की मदद से
और गालिबन आईएमएफ की मदद से भी, बट डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान की कंज्यूमर इंडस्ट्री को एक वो कहते हैं बूस्ट मिली, और पाकिस्तान की इकोनॉमी, वेस्ट पाकिस्तान की कम से कम जो है वो तरक्की कर रही थी, और खासा एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म हुआ करता था। शायद जो क्लासिकल किस्म की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो नहीं थी, लेकिन एक एनलाइटेंड, आप कह सकते हैं अथॉरिटेरियन डेवलपमेंटल स्टेट जो है वो वजूद में आई थी, और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लाहौर और वेस्ट पाकिस्तान में मुझे लगता है खासा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में अलबत्ता उनको इसके खिलाफ एतराजात थे। वो समझते थे कि जो दौलत जूट की वहां से आती है वो वेस्ट पाकिस्तान की डेवलपमेंट लगती है, लेकिन वो एक और किस्सा है। वेस्ट पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म था, और जैसे आपके बता रहे हैं आपके बुजुर्ग बहावल नगर की मंडी में आया करते थे, तो तब तक ये बॉर्डर भी कोई इतनी ज्यादा डिफाइंड और क्लोज नहीं थे। ये 65 वॉर से काम जो है पाकिस्तान में खराब होना शुरू हुआ है, और यूब खान का जवाल भी उस जंग की वजह से हुआ। तो जैसे आपने ये सवाल किया, वाकई वो जो पीरियड था ना 58 से 65 तक, उसमें एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म के हालात बेहतर हो रहे हैं पाकिस्तान के, वो ही नजर आते थे। सर थोड़ा बहुत मुआशरे के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो छोटे थे लेकिन आपके जो वालदान हैं उन्होंने 47 के बाद के हालातों को देखा, और उनकी बड़ी यादें वाबस्ता होंगी अपने जो वहाँ उनके जो पड़ोसी रहे होंगे, कोई हिंदू या सिख। तो आप जब जब जवान हो रहे थे तो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आपके जहन में एक बच्चा जब जब बहुत छोटा होता है, माँ बाप बताते हैं कि जी ऐसा हो रहा था, वो दौर इस तरह से था, हम प्यार से रहते थे, फिर हालात खराब हुए। तो एक आपकी जैसी उम्र के तमाम वो बच्चे, आप इनकी जहनियत क्या रही होगी उस वक्त में? सर थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालें कि आप जब देखते थे तो गमज़्यादा हो आप हुआ करते थे, क्योंकि मैंने देखा कहीं ना कहीं पे आपका वो जो दर्द है वो आपकी किताब के अंदर भी दिखाई देता है, और आप जब कभी भी बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पे झलकता है। ये आपकी बात दुरुस्त है। मेरे वाले साहब जो हैं वो एफसी कॉलेज में पढ़े, उससे पहले मुजांग हाई स्कूल में पढ़ते थे, और उन्होंने कई किस्से बताए कि उनके एक टीचर थे, वो ब्राह्मण थे और जरा सख्त किस्म के थे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन वो सजाएं भी दिया करते थे। तो एक दफा ये हिंदू मुसलमान सिख बच्चों ने मिल के उनके वो क्या कहते हैं डेस्क में गालिबन कोई मांस रख दिया था, जिससे फिर सबको मार पड़ी, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये किया किसने है। इसलिए सॉलिडेरिटी थी सबके अंदर, क्योंकि मास्टर जी की इज्जत सब करते थे, लेकिन उनके सख्त तरीके से वो सब जो उनके खिलाफ भी थे। तो ये एक इशारा है। फिर एफसी कॉलेज में भाई स्पोर्ट्समैन थे, वहां पे उनके जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे वो एक सिख थे, और 64 में जब सेंटेनरी हुई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की और एफसी कॉलेज लाहौर की, 100 साल हुए, तो वहां से फिर इंडिया से भी बहुत लोग आए। उनमें से वो सरदार जी भी आए, और मेरे वालिद साहब उनको जाके मिले, और उन्होंने मेरे भी सर पे हाथ रखा और प्यार किया। तभी मुझे याद है वहां पे मुलाकात हुई थी। एक हुआ करते थे लाहौर के बहुत कलरफुल कांग्रेस लीडर, क्या नाम मुझे बोल रहे हैं, चंदर, सबधोष चंदर या कुछ, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके यहाँ पे एक होटल हुआ करता था। फिर जो ट्रेजेडी की बातें हैं कि मुजंग टेम्पल रोड पे जहाँ के हम रहने वाले थे, मेरी वालदा ने 12 अगस्त 1947 को, उसका लाहौर जल रहा था, मुख्तलिफ इलाकों में आगे लग रही थी, लोगों को मारा जा रहा था। मुजंग क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था, इसलिए यहाँ के गुंडों ने वहां के हिंदू सिखों पे शायद हमले शुरू कर दिए थे। तो 12 अगस्त को उन्होंने देखा अपने हमारे घर की बारी से, विंडो से बाहर, तो राइट हैंड के कॉर्नर पे जो लोकल गुंडे थे वो तैयार थे कुछ करने के लिए। तो इतनी देर में लेफ्ट की तरफ से मोटरसाइकिल पे एक
बड़े ताकतवर, मजबूत, हेफ्टी किस्म के सिख आए और इन गुंडों ने कोशिश किया उनको मार गिराएं। लेकिन जब उन्होंने एक गन पुल कर ली तो ये सब इधर उधर हो गए और वो आराम से चले गए। इसके बाद कोई 20 मिनट के बाद एक बूढ़ा सिख कारपेंटर अपनी टूटी फूटी साइकिल पे, वो पंजाबी हम कहते हैं पोटली यानी खाना दिन का बांध के अपनी साइकिल के हैंडल के साथ, वो बेचारा सारी उम्र जिस तरह वो करता था वो जा रहा था काम को। तो जब वो इनके पास पहुंचा तो इन गुंडों ने उसे गिरा लिया और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। मेरी वालदा उस ट्रॉमे से कभी बाहर नहीं आ सकी और 16 फरवरी 1990 यानी 1990 में उनकी वफात स्टॉकहोम में हुई। तब भी वो याद किया करती थी कि वो जो हुआ था कत्ल, वो बड़ा जुल्म था इंसानियत के खिलाफ। इसके अलावा 13 अगस्त को एक दिन बाद हमसे कोई 300 मीटर दूर सिखों का एक बड़ा गुरुद्वारा था, 6वीं बादशाही, उसके ऊपर हमला किया गया और उसका मेरी पूरी किताब में टेस्टिमनी है उसकी, मुजाहिद ताजदीन की, कि कैसे उन्होंने प्लान किया। एक पुलिस अफसर मलिक मकसूद ने उन्हें ट्रेन किया 3 दिन और फिर ये हमला हुआ। इसके अलावा मेरे वालिद साहब के 2 मुलाजिम थे लाहौर कॉरपोरेशन में, एक का नाम था शायद मिल्खा सिंह और एक का अमरनाथ। ये दोनों बेचारे आए मेरे अब्बा के पास कि सर हमारा कुछ करें, हम तो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। तो मेरे वालिद साहब ने उनको बॉर्डर क्रॉस कराया और वो हिंदुस्तान चले गए। तो इस किस्म की स्टोरीज मैंने सुनी हुई थी कि यहाँ पे कभी कुछ लोग रहा करते थे जो हिंदू और सिख थे। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने कभी ना किसी हिंदू से मुलाकात हुई ना कभी सिख से। हाँ, फिर शायद 50s में आके तो कुछ सिखों ने आना शुरू किया अपने। ननकाना साहब यात्रा के लिए आते हाँ, हैं। और एक 55 में बड़ी मशहूर जनवरी 55 में क्रिकेट मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का लाहौर में, और पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे राजा गजनफर अली खान ने ओपन वीजा दे दिया था, जो भी जाए तो मैच लाहौर में देख सकता है। तो बेतहाशा हजारों की तादाद में हिंदू और सिख जो लाहौर के थे या पंजाब के थे वो आए और मेरी आंखों के सामने उन्होंने मोहल्लों में अपने गए, लोगों ने उन्हें गले मिलाया और बुजुर्गों को, लंबी लंबी दाढ़ी वालों को मैंने रोते हुए देखा। तो इसका मतलब है पुरानी दोस्तियां भी बहुत थी जी और बड़ा अच्छा जी सलूक भी था। कुछ लोगों को एतराज भी था कि जो वहां के हिंदू थे वो ये मुसलमानों से खाना मिलके नहीं थे खाते और इस मैं किस्म उस की पे जो, आऊंगा सर। हाँ, मैं ये उस भी पर था, आऊंगा। वो बिल्कुल। नेगेटिव भी था। हाँ जी। जी बिल्कुल। हमारे और तो चले, एक बात तो तय हुई कि हमारा जो इलाका है पंजाब का, वहां पर लोग जो है मजहब से पहले अपने कल्चर को तवज्जो देते थे और पहले अपने कल्चर से रिलेट करते थे, क्योंकि हमारी जो तारीख है वो हजारों सालों में मुश्तमिल है और साथ में रहते आए हैं। तो इस तरह की हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि कभी कोई टेंशन नहीं थी, बड़ा अच्छा आना जाना था, शादी ब्याह में आते थे, एक दूसरे के त्योहारों में आते थे, तो बड़ा बेशक। अच्छा माहौल था। तो खैर हम जो हैं उस पर, हम जो है आपकी जो किताब के हवाले से ये सारी बात जो जो गुफ्तगू है वो भी हम करेंगे कि किस तरह से हालात खराब हुए और क्या हुआ। बेशक। अब चलते हैं, हम जो है हमारा जो जो मेरा जो बुनियादी सवाल है, मैं चाहूंगा कि द आइडिया ऑफ जो पाकिस्तान है हम उस पर बात करें। उस पर बात करने से पहले एक मैं छोटी सी बात मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा। अक्सर क्या होता है हमारे मुल्क में, इंडिया के अंदर, लोग कहते रहते हैं कि जी ये जो है जिन्ना साहब ने किया सारा, वही अलग मुल्क चाहते थे मुसलमानों के लिए। अच्छा, आपकी तरफ का भी नैरेटिव है कि जी ये तो जी नेहरू और गांधी जी की जो थी साजिश थी। तो दोनों तरफ में अपना अपना एक मौकफ है हाँ जो जी। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको चलाती है। लेकिन बतौर इंसान क्या होता है डॉक्टर साहब कि जब आप जो है पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो आप अपनी खुद की भी एक सोच बनाते हैं, और मेरा ये मानना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं अगर अगर आपको सोचने का ढंग नहीं आता, इफ यू डोंट नो द वाह आर्ट वाह, ऑफ थिंकिंग, वो बहुत सारा खूब वेस्ट है कहा फिर। आपने, बहुत खूब कहा तो आपने।
हमारे घर के पास में ही 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव है मुसलमानों का। हमारे बुजुर्गों ने उनको जाने नहीं दिया, उनको कहा कि जी आप रहें यहीं पे। पर मैंने एक चीज मैंने नोटिस करी सर, कि हमारे यहाँ पे शादियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो आना जाना होता है दोनों तरफ। मगर कहीं ना कहीं पे मैंने एक बहुत बड़ा डिवाइड देखा है, आज के टाइम पे देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि आज से 100 साल पहले पता नहीं कैसा रहा होगा, या उससे पहले कैसा रहा होगा। तो ये टेंशन्स जो होती हैं, मुल्कों के बंटवारे कोई रातों रात नहीं होते, इसके अंदर बड़ा वक्त लगता है। और बेशक। ये टेंशन टेंशन बिल्डअप होते होते, तो मैंने देखा था कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने लंबी लंबी पाइपें रखी हुई थी जी, और ठीक वो है। ऊपर से पानी छोड़ते थे, और मुसलमान जो है या फिर जो दलित है वो नीचे से पानी पीता था। वो साथ में खाना नहीं खाते थे उनके, आज भी बेशक। नहीं खाते। और मैं आपको इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं भी, वो एक तरह से मैं आपको बड़ी ही हकारत की नजर से देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान बनने में कहीं ना कहीं पर ये जो जहनियत है, इसका एक बहुत अहम किरदार था। और आज भी हमारे मुल्क में जो, अगर मैं इसको, अगर पाकिस्तान को अगर मैं दो कौमी नजरिया भी कहूं, तो वो पाकिस्तान ही है, और वो एक तरह से उसका उसका सिनोनिम ही है। तो हमारी जहनियत के अंदर आज इंडिया के अंदर भी एक पाकिस्तान बन रहा है कि ये हिंदू और मुस्लिम जो है ये अलग अलग कौमें हैं, और ये साथ में नहीं रह सकते। तो वो दो कौमी नजरिया, जब मैं पहले मैंने सारी उम्र मैंने जो है इस बात के लिए मैंने जिन्ना साहब को मैंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि जी हमारा मुल्क तोड़ दिया। मगर अब जब मुल्क के हालात देखता हूँ हमारे अपने, तब कहीं ना कहीं पे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं ना कहीं पे जिन्ना साहब सही थे। उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि जब कोई हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट पावर में आएगी, तो हो सकता है कि हमारी यहाँ पे सुनवाई ना हो। तो मैं चाहूंगा सर कि जो सदियों से चली आ रही जो रीति रिवाज थी, उसका कितना उसका उसका क्या किरदार था पाकिस्तान के बनने में। एंड देन विल गेट इनटू द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, प्लीज। ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका एक लंबा ही जवाब दिया जा सकता है। वो ये ऐसे है कि ये कास्ट सिस्टम की वजह से बेतहाशा लोग जो हैं वो हिंदुज्म से दूसरी मजहबों की तरफ आए। कुछ ने शायद इसलिए भी किया कि उनकी जमीनें जो हैं वो उनके साथ वो ना ली जाएं अगर वो मुसलमान हो जाएं। तो ये ऐसे लोग भी थे जो मसलन शायद अपर कास्ट लोग होंगे जो मुसलमान हो गए और अपनी जो उनकी प्रिविलेजेस थे वो कायम रहे। लेकिन अक्सर वो लोग ही मुसलमान हुए जो कास्ट सिस्टम की वजह से ओप्रेस थे, और उनको इस्लाम में शायद जरा ज्यादा रिलीफ नजर आई कि मिल के बैठ के खाना और एक बरादरी का सेंस जो है, सेंस ऑफ कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रांग था। ये मैंने अपनी किताब में बड़ा ओपनली लिखा है कि ये एक फैक्टर जरूर था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि मैं समझता हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कास्ट बेस्ड मूवमेंट नहीं थी। उनका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ये साबित नहीं करता कि वो हिंदू स्टेट बनाना चाहते थे। जी। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें क्लियरली कहा गया है कि देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, men and women will have equal rights as citizens, और इंडिया विल बी अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके बाद की जो रेजोल्यूशंस हैं, मुझे एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का रेजोल्यूशन नहीं नजर आया जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता हो। उन्होंने, अलबत्ता ये दुरुस्त है कि पढ़ लिख के जो लोग हिंदुओं में आगे आए वो ज्यादातर अपर कास्ट लोग थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो राइट विंग है वो ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं का भी था। लेकिन इसकी मेन लीडरशिप जो महात्मा गांधी की है और जवाहरलाल नेहरू की है और इनके बाकी जो इर्द गिर्द लोग थे, वो नेशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने एक नई सोच लेके आए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो इक्वल सिटीजन्स होंगे। अलबत्ता अलबत्ता इनके साथ साथ हिंदू महासभा जो है जो कायम हुई, उसने ये शुरू किया कि जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं ये दो नेशन है। 1915 में इनका बनना जो है, मेरे ख्याल यही सन है हिंदू महासभा का, वहां से हिंदुओं की तरफ से ये आर्गुमेंट शुरू हुई। इसके पीछे अगर आप जाएं 19th सेंचुरी में, तो तब भी कुछ मुसलमानों का ख्याल था कि हमें एक
इस्लामिक स्टेट बनानी चाहिए अपने लिए। और इसी तरह हिंदुओं का ये ख्याल था कि अगर ये मुसलमान को रिकन्वर्ट ना किया जाए टू हिंदूज, और या इन्हें इंडस से वेस्ट की तरफ पुश ना किया जाए, तो आने वाले वक्त में एक इंडियन नेशन जो है वो कायम नहीं हो सकती। तो दोनों तरफ से एक सेंस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द अदर मौजूद थी। जी इसको आके चैलेंज किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस की सियासत जो है वो इंक्लूजन की थी। उसमें कोई नजर नहीं आता कि वो एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी पे इतराज होता है कि वो रिलीजन लेके आए, एक हद तक ये इतराज दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हिंदुज्म को इस्तेमाल किया या मजहब को इस्तेमाल किया, उसमें तो कॉमन ह्यूमैनिटी की बातें जो कुरान शरीफ में हैं, बाइबल में हैं और गीता में हैं, उनको वो लेके आ गया है कि किसी तरीके से ये तीनों मजहब जो हैं बड़े, इनके लोग मुख्तलिफ मजाहब के होते हुए भी एक मिल के हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करें। और आपको पता है पंडित नेहरू जो हैं वो तो थे ही एथिस्ट थे उनका। बिल्कुल। हाँ, वो तो डिक्लेयर्ड एथिस्ट थे। तो जो मेन लीडरशिप की है, सुभाष चंद्र बोस भी इस पर्सनली एक सेकुलर आदमी थे। तो जो मेन लीडरशिप कांग्रेस की रही वो हिंदू स्टेट बनाने के हक में नहीं थी। कहीं ना कहीं पे उसका एक ये भी कारण मैं अगर समझूं कि उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे वो भी ब्रिटिश थे, और उसके बाद में जब चाहे गांधी जी आए या फिर नेहरू जी वहां पर आए, तो कहीं ना कहीं पे जो जो कोर लीडरशिप थी वो बाहर से पड़ी हुई थी, और वो उन सेकुलर वैल्यूज को हिंदुस्तान में लेकर आई। और उन्होंने खुद को, वो जैसे यहाँ के जो लोग थे वो उनको डिक्टेट नहीं कर पाए कि जी आप इंडिया के हिसाब से चलें। उन्होंने अपना एक इंडिया का आइडिया बनाया और उसी के ऊपर वो काम करते चले गए। अब मसलन ये देखें कि उन्होंने जेलें भी बड़ी काटी जी। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उनको थाली के अंदर सजा के और आज़ादी मिली। मैं अगर अगर देखता हूं तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनकी पूरी जिंदगी में बड़ी जद्दोजहद की जिंदगी रही उनकी। खैर, आपने बड़ी अच्छी बात कही। खैर, अब चलते हैं थोड़ा सा हम मॉडर्न डे जो हमारी हिस्ट्री रही है, जहां से पाकिस्तान का जो आइडिया है। आपकी उस बात पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं और जी इंक्लूड बिल्कुल। करना चाहूंगा। मैं समझ तो मैंने अभी खत्म बात नहीं की। जी वो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना खुद कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, बिल्कुल। और शुरू शुरू में जब मुस्लिम लीग बनी है तो उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के भी वो हक में नहीं थे। और जो मशहूर है लखनऊ पैक्ट 1916 का, वो उनकी वजह से कायम हुआ। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि दरअसल क्रेडिट, एक तो जिन्ना साहब की अपनी काबिलियत का कोई जवाब नहीं है, वो एक जेन्युइन लीडर थे। लेकिन बेशक। साथ साथ लेकिन साथ साथ बात ये एम्फोसाइज करने की है कि किसने कंसेशंस किसने दी। कंसेशंस तो सारी कांग्रेस ने दी। बिल्कुल। जो भी मुस्लिम लीग ने चाहा उनकी वो सारी बातें मान ली। तो लखनऊ पैक्ट शुड बी गिवन क्रेडिट वन टू जिन्ना बट ऑल्सो टू द कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इनकी सारी बातें मान ली। समझ गए आप? जी बिल्कुल। अच्छा, आगे चल के अब बात यह है कि लखनऊ पैक्ट जो है जसवंत सिंह ने और ये बाकियों ने बिल्कुल गलत लिखा है कि उसके बाद कांग्रेस का जो रवैया है वो क्या कहते हैं, अनफ्रेंडली हो गया और ये और वो। नॉट एट ऑल। ये मुस्लिम लीग से की तरफ से जो है लखनऊ पैक्ट जो है डिसोन किया गया। इन्होंने और डिमांड्स करनी शुरू कर दी, और वहां से एक झगड़ा हो जाता है लीडरशिप का, महात्मा गांधी वर्सेस जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना, बिल्कुल। और ये आके हुआ खिलाफत मूवमेंट पे क्लैश। महात्मा गांधी का ख्याल था, अच्छा इसकी बैकग्राउंड लोग नहीं बताते, बैकग्राउंड ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हिंदुस्तानियों ने, सब ने हेल्प की थी अंग्रेजों की। और महात्मा गांधी ने तो बल्कि जाके कैंपेन किया कि आप इंडियन जो है आर्मी के अंदर ज्वाइन करें। तो सब ने अंग्रेजों की मदद की इन द होप
कि जब जंग खत्म होगी तो सेल्फ रूल की तरफ कोई नए रिफॉर्म्स आएंगे। तो ये तो ब्रिटिश ने आके एक ऐसी सिचुएशन की कि जिसके रिएक्शन में ये लोगों ने फिर इन लोगों ने ज्यादा रेडिकल पॉलिटिक्स की, और वो ये था कि बजाय रिफॉर्म्स लाने के वो राउलेट एक्ट ले आए। और राउलेट एक्ट जो था वो ये था कि किसी बंदे पे भी शक के तौर पर आप उसको डिटेंशन में ले सकते हैं विदाउट ट्रायल और योर वो। उसके रिएक्शन में फिर जिन्ना के भी बयान बहुत वेरी हार्श क्रिटिसिज्म, और महात्मा गांधी का भी बयान, दे आर ऑन द सेम पेज। आगे चल के फिर जलियांवाला बाग होता है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू होती है, वहां पे जाके इन दोनों का क्लैश होता है कि गांधी थिंक्स कि मुसलमान और हिंदू मिलके बाय देयर मैस मूवमेंट दे कैन फोर्स द ब्रिटिश टू गिव सेल्फ रूल, और जिन्ना थिंक्स दैट दैट इज नॉट द करेक्ट वे। उनका ख्याल है कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होना चाहिए। लेकिन वहां पे मेरी नई किताब आ रही है जिसमें मैंने कहा है कि दोनों की उम्मीदें जो हैं वो अपनी तरफ से जस्टिफाइड हैं। गांधी की डिसअपॉइंटमेंट क्लियर है फ्रॉम द राउलेट एक्ट, जो जिन्ना की भी थी। और जिन्ना साहब का जो ख्याल था कि अंग्रेज जो हैं वो सेल्फ रूल या डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हिंदुस्तान को, वो कभी नहीं था। अंग्रेजों ने कभी नहीं चाहा कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाए लाइक द वाइट कॉलोनीज। अप अंटिल 19 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब वो बैंकरप्ट हुए, फिर शायद उनके जहन में आया हो। उससे पहले तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी मुमकिन हो पाएगा। ये लोग भूल जाते हैं। तो नाइदर जिन्ना वाज राइट इन हिज क्रिटिसिज्म नॉर गांधी कुड वाज राइट के ही कैन फोर्स द ब्रिटिश आउट। ये देखें जरा, ब्रिटिश रोल को भी समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले जो हुकूमतें होती थी वो बाय द फोर्स ऑफ आर्म्स थी, बेशक, और उसमें ठीक है एनलाइटन रूलर भी थे और ये भी था, लेकिन रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट कोर्ट्स और ये सिलसिला नहीं था। ये अंग्रेज ही लेके आए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपने इंटरेस्ट में, इंपीरियल इंटरेस्ट में रेलवेज बनाई, रोड्स बनाए, मॉडर्न इकोनॉमी लाई, तो उसमें कुछ लोगों को फायदा भी बहुत हुआ। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को परमानेंट बेसिस पे नौकरी मिली जिसका पेंशन भी हुआ करता था। तो बेतहाशा लोगों का इंटरेस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के साथ भी होता था। यानी वो कोई जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनका तो बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो बड़ी आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। वो तो ऑब्वियस थे, लेकिन इसके अलावा भी ये द होल आइडिया दैट यू गेट एम्प्लॉयड एंड यू हैव सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड देन व्हेन यू रिटायर यू हैव अ पेंशन टू लिव ऑन, दिस वाज अ न्यू थिंग। इसकी वजह से भी लोकल सपोर्ट उनके पास थी। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आजादी का डिमांड करना कोई गलत था। ये तो बिल्कुल with the advent of the 20th century old sort of imperialism was bound to be questioned। तो अंग्रेजों को तो एक दिन जाना ही जाना था। तो मैं ये नहीं समझता कि जिन्ना या गांधी या बाकी लोग गलत आर्गुमेंट कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि आपकी खुद पार्लियामेंट कहती है कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन पे गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो हमें भी ये राइट दें, हमें एज ए डोमिनियन दे दें। लेकिन अंग्रेजों ने कभी हिंदुस्तान को इस काबिल नहीं समझा कि ये एक डोमिनियन बन सके। वो एक अपने आप को ट्रस्टी समझते थे यहाँ के। तो इस तीन एंगल से आप देखें कि अच्छा, लेकिन ये जो अब हो रही है ये सारी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जिन्ना एंड गांधी यहाँ से डेवलप होता है। और अंग्रेजों को तो ये सूट करता था कि ये दोनों कम्युनिटीज कभी मिलके मूवमेंट ना करें। तो यहां से फिर बाकी जो स्टोरी है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
अब आप सर, सवाल करें। हाँ जी। लखनऊ पैक्ट के जो अग्रीमेंट थे, उनमें से जो सेपरेट इलेक्टोरल्स थे जो जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, आपको कहीं नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पे हमारे बीच में जो रिफ्ट आया कि जी, एक जब आप एक अलग से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना देते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा, मतलब कि डिसफ्रेंचाइज्ड अपने आप को थोड़ा सा महसूस करते हैं कि नहीं जी, हम थोड़े से अलग हैं। ऊपर से खिलाफत जो मूवमेंट है वो भी हो जाती है, और सल्तनत उस्मानिया के गिरने के बाद में एक थोड़ा सा, आप ये माने कि मुसलमान जो है दुनिया भर के, वो भी थोड़े से एग्रेशन में होते हैं कि नहीं नहीं, हमारी जो आइडेंटिटी है उस पर थोड़ा सा सवाल है आज। तो कहीं ना कहीं पे वो उनको एक करने में जो खिलाफत मूवमेंट है उसका क्या उसका रोल रहा? माफ करें, हम थोड़े से डिविएट हो गए टॉपिक से। नहीं नहीं, ये बिल्कुल अच्छा है अगर आप इस पे बात करें, क्योंकि जो टॉपिक आपका है उस पे बात हो सकती है, और मैं वी कैन डू इट ओवर सेवरल वीक्स, आप फिक्र ना करें। खिलाफत मूवमेंट पे जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में इसको बुरी तरह मिसअंडरस्टैंड किया गया है। मोहम्मद बिल्कुल अली जिनाब खुद खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा थे, बल्कि एक डेलीगेशन गया 1916 में, और उसमें कांग्रेस भी थी और मुस्लिम लीग के लोग भी थे, जिन्होंने जाके प्लीड किया कि आप खिलाफत उस्मानिया को खत्म ना करें। तो मोहम्मद अली जिना वॉज वेरी मच ए पार्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। और 1919 में आके जब ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने डिसमेंबर किया ट्रीटी ऑफ सर्व्स में, तो मोहम्मद अली जिना इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि फर्स्ट दे टूक अवे आवर लैंड, नाउ दे वांट टू डिस्ट्रॉय आवर रिलीजन। तो सही महात्मा कहा। गांधी का खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना वॉज इन गुड फेथ, कि ये वो मूवमेंट है जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान एक भाईचारे के तौर पे, यहां पे भी हम कॉलोनाइज्ड हैं और मुसलमानों की जो एक रिवेयर्ड इंस्टीट्यूशन है वो खत्म कर दी गई है, तो इनको साथ मिलकर चलना चाहिए। तो ये कोई गांधी जी का कोई गलत मूव नहीं था, ये हिंदुस्तान में जो राइट विंग का है क्रिटिसिज्म के इससे रिलीजन आया, ये आया, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। क्योंकि जो मौलवी मूवमेंट में आए वो सारे एंटी इंपीरियलिस्ट थे, और उनमें से अक्सर जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही रहे, यानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, और ये जितने स्टालवर्ड्स थे एंटी इंपीरियलिस्ट मुसलमानों के, वो हिंदुस्तान की आजादी के हमेशा सपोर्टर रहे। झगड़ा जाके हुआ है अपना महात्मा गांधी का और मोहम्मद अली जिना का। मेरे ख्याल से जिना साहब का एक पर्सनल रिजेंटमेंट था कि आई एम द सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस, गांधी केम लेटर। गांधी जी शायद 1914 में आए हैं, और इन्होंने जब मास मूवमेंट शुरू की तो वो जिना साहब को काबिल कबूल नहीं थी। जिना वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एट दैट स्टेज इन लाइफ, और वहां पे जब आप मास मूवमेंट शुरू करते हैं तो आपकी पॉपुलर बेस बढ़ जाती है, और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ये महात्मा गांधी के साथ गए इन दैट पीरियड। तो तब कायदे आजम मोहम्मद अली जिना डिवेलप्ड ए रिजेंटमेंट अगेंस्ट गांधी कि आई वॉज द सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस और मुझसे इन्होंने लीडरशिप छीन ली है। तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल बुनियाद भी है फॉर जिना एंड गांधी डेवलपिंग डिफरेंसेस। लेकिन until about 1921-30 और उसके बाद भी जिन्ना और गांधी की कई इंस्टेंसेस पे कोऑपरेशन भी है। तो ये जाके झगड़ा बहुत लेट में बहुत ज्यादा होस्टाइल हुआ है। कई साल तक डिफरेंसेस के बावजूद ये इतना शार्प नहीं था। अब आ गया सेपरेट इलेक्टेड्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सर, जब आप माइनॉरिटीज को अलग कर देते हैं कि आप उनको एक एहसास कराते हैं कि भाई तुम अलग हो, तो वो जाहिर सी बात है अपने आप को अलग महसूस करेंगे वो। बिल्कुल। सेपरेट इलेक्टेड्स जो हैं वो है इंडिया की डिवीजन की पहली स्ट्रक्चरल बेस। वेल सेड। As soon as it was granted, the Hindu candidate no longer was obliged to go and consult the Muslims to get his vote, and the Muslims were no longer obliged to consult non-Muslims to get the vote.
तो दोनों कैंडिडेट और उनके वोटर जो हैं वो अलग अलग हो गए, और वहां से हिंदुस्तान की जो एक होनी चाहिए ना इंटीग्रेटेड इवोल्यूशन एज वन पॉलिटिकल सिस्टम, वो वहां से स्ट्रक्चरली रोक दिया गया। और इसके ऊपर जो है वो क्या नाम था यार, ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभी मुझे उनका नाम एकदम भूल रहा है, उन्होंने तो कहा भी है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस वी आर प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस। मॉन्टेगू, सैमुअल मॉन्टेगू इज ऑन रिकॉर्ड एंड ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इस हाई लेवल पे दे एक्नॉलेज के इस की वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा कांग्रेस, मगर मैं बात तो ये कर रहा हूं कि कांग्रेस ने ये मान भी लिया, तो ये तो कांग्रेस की ग्रेटनेस है ना कि अपनी आइडियोलॉजी के बावजूद इन ऑर्डर टू ब्रिंग मुस्लिम्स इन उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और कायद मोहम्मद अली जिन्ना की इस डिमांड को मानने में द रियल क्रेडिट मस्ट गो टू द कांग्रेस लीडरशिप who accepted this demand of his. And may I also underline कि कांग्रेस ने खुद मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में भेजा कि वो अपने इन्फ्लुएंस से मुस्लिम लीग को कांग्रेस के करीब लाए, इंस्टेड ऑफ सर आगा खान जो कि प्रो ब्रिटिश थे उनकी लीडरशिप कायम हो। मगर वहां जाने के बाद और फिर सेपरेट इलेक्टर्स की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना के डिफरेंसेस पैदा हो गए, प्राइमरीली विद महात्मा गांधी ऑन हाउ टू कंडक्ट पॉलिटिक्स। थोड़े से पर्सनल थे, ज्यादातर स्ट्रेटजी पे थे, विच इज द करेक्ट स्ट्रेटजी। जिन्ना बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल रोड टू सेल्फ रूल, गांधी बिलीव्ड दे थ्रू मास मूवमेंट दे कैन गेट सेल्फ रूल। इस पे सर वो तो कांग्रेस की हमेशा से पॉलिसी रही है, मुस्लिम लीग ने कभी भी जो है हमेशा से लोगों उनको प्लीज करके ही वो चले हैं। दैट्स राइट, दैट्स राइट। और ये जो एडवाइस है ये तो सर सैयद की तरफ से है ना उनके पास। और कांग्रेस ने, माफ करना, मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा था कि सर सैयद की जो ये आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी है ये मुस्लिम लीग में जाके उसको खत्म करें। ओके, कांग्रेस ने भेजा था और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्चुअली अचीव भी कर लिया थ्रू द लखनऊ पैक्ट। जी, दोनों पार्टियां मिल गई, लेकिन हुआ क्या कि 1919 के ऊपर फिर इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है गांधी और जिन्ना का ऑन हाउ टू डिमांड सेल्फ रूल। गांधी स्टेक्स टू सिविल डिसोबीडियंस, जिन्ना स्टेक्स टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट एक मेरे आने वाली किताब में मैं शो कर रहा हूं कि दोनों had no chance because the British had no intention of giving them self rule as dominions. okay. हाँ, वो तो जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आई है और दे couldn't hold on to India anymore, तब उनकी पॉलिसी चेंज हुई है। हाँ, तब उन्होंने सोचा कि चलें जी और कंट्रीज के लिए हम इनको भी वक्त बेवक्त पे इनकी जो फौजें भी इस्तेमाल करेंगे, मैन पावर बहुत बड़ी जरूरत होती है जी। और खासतौर से जब आपके चारों तरफ जंग के बादल मंडरा रहे हो और आपकी खुद की फौज इतनी नहीं हो। मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ, यहाँ से भी ऑलमोस्ट आप मान के चलें भी इंडिया ने कंबाइंड ज्यादा सोल्जर्स प्रोवाइड किए कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। इनकी सारी जो कॉलोनीज थी उन्होंने मिला के इतने सोल्जर्स नहीं दिए, अबाउट 1.5 मिलियन दिए इन्होंने, और वी अलोन प्रोवाइडेड अबाउट नियरली 2.5 मिलियन सोल्जर्स टू फाइट इन। चले, और एक आप थोड़ी सी आप इस पे थोड़ा बताएं। मैं अक्सर ये बात सुनता आया हूं कि जब खिलाफत मूवमेंट हो रही थी तो हमारे यहाँ पे जो मौलवी हजरात थे वो अक्सर ये कहते थे कि बेटा जान देगा खिलाफत पे, तो वो कहीं ना कहीं पे उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था सल्तनत ओस्मानिया को लेके। तो और वो जो है यूथ को मजहब के नाम पे मोबिलाइज करने की भी उनकी एक कोशिश रही। आप इसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डाल सकें तो। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजों ने आके यहाँ के जो उलमाए दीन है उनकी पावर को तोड़ा, और उनकी वजह से जो मॉडर्न स्कूल्स आए, एजुकेशन आई, जिसमें सर सैयद का रोल पॉजिटिव ही है कि उन्होंने मॉडर्न स्कूल्स की बात की, लेकिन उनका ख्याल था ये सिर्फ अपर कास्ट अशराफिया मुसलमानों के लिए होगा, लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अलीगढ़
अलीगढ़ कॉलेज बना, फिर यूनिवर्सिटी बनी, और मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन में आए। तो उलमाए दीन का ये जो था वो वेस्टर्न एजुकेशन के, सिविलाइजेशन के खिलाफ थे। और जब खिलाफत मूवमेंट आई तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे गॉट अ चांस टू कम बैक इनटू पॉलिटिक्स। श्योर, और बिल्कुल। वहां से उनकी जरा, आप उनको कह लगा कि सकते, चले, मौका था उनके पास कि वो हाँ। हाईजैक कर लेते पावर। अगर अगर लेकिन मुस्तफा कमाल ना होते तो शायद वो हो भी जाता। लेकिन एक और बात है ना, कि ये सबको नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान में खिलाफत उस्मानिया या इस किस्म की कोई इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकती, तो हमें हिंदुओं और बाकी लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़नी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद ने इसीलिए हमेशा कांग्रेस का साथ दिया कि यहाँ पे जो भी स्टेट बनेगी, एज लॉन्ग एज मुस्लिम पर्सनल लॉ इज नॉट चेंज्ड अनलेस द मुस्लिम्स डिमांड इट, तो हम हिंदुओं के साथ मिलकर एक आजाद हिंदुस्तान भी कायम कर सकते हैं। जी समझ गए आप? तो जी ठीक बिल्कुल। है, खिलाफत मूवमेंट ने उनको एक फोरम दिया टू रिटर्न बैक इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन वहां पे आने के बाद उनका कोई पॉलिटिकल क्लाउट ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने उसके बाद कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया। नॉट एट ऑल, दे वर स्टिल मार्जिनलाइज्ड until the 1937 by-elections in UP, but more so the 1945 election campaign in 1945-46। तब जी तक उनको कोई ऐसा क्लाउड नहीं मिला। जी। तो ये उस टाइम। एग्जैजरेटेड है कि मुसलमानों को बड़ा खिलाफत मूवमेंट ने बूस्ट दिया, ये वो। नॉट एट ऑल, ऑल दैट इट डिड वाज दैट दे गेव देम स्टेक इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, सिर्फ इतना है। और वो ओके। कोई बुरी बात नहीं थी, हाँ, कोई बुरी जी। बात नहीं थी। हाँ अब जी। आते हैं सर, चौधरी रहमत अली का जो आइडिया था, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज आज पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि ये जो जी अल्लामा इकबाल को, हमें ये उनके ख्वाबों की ताबीर है। और कुछ ये कहते हैं कि नहीं, ये तो जी क्या कहते हैं, जिन्ना साहब जब जब गए थे वापस वो 1930 के अंदर, जब वो यूके चले गए थे, वहां जाके फिर इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एंड देन केम द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो थोड़ा बहुत आप इसके ऊपर थोड़ा सा आप अगर रोशनी डालें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक, सबसे पहले अलामा इकबाल से शुरू करते हैं, क्योंकि वो 1930 है। ए, थोड़ा सा टाइम मैं आपका जरूर लूंगा कि इससे पहले सवरकर जो है हिंदू महासभा के, हम्म। इन्होंने एक बुकलेट लिखी थी जिसमें इन्होंने हिंदुत्व का आइडिया दिया था, और कहा था कि जो यहाँ पे गैर हिंदू हैं उनको हिंदुज्म ही अपनी मदर कल्चर मानना चाहिए अगर उन्होंने यहाँ रहना है। और इसके बाद 1937-38 में गवलकर ने तो बहुत एक्सट्रीम बातें की ना, कि मुसलमान जो हैं, या वो यहाँ पे जैसा जूस को ट्रीट किया गया है 1938 में, उन्होंने लिखा जैसे जर्मन्स ने जूस को ट्रीट कर रहे हैं वैसे हमें यहाँ पे उन करना। माइनॉरिटीज को करना चाहिए। तो ये उधर से भी ये टू नेशन थ्योरी की एक मेलिग्नेंट फॉर्म, एक मॉर्बिड रेबिड फॉर्म एग्जिस्ट करती थी। अब हम आते हैं मुसलमानों में। जी 1930 में, अगर आपको याद हो, इससे चंद महीने पहले लाहौर में 1929 में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें यह था कि हिंदुस्तान की आजादी होगी, और इसमें जमीयत उलमा हिंद ने भी साथ दिया था। लोग ये भूल जाते हैं कि ये सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक है। जी। तो उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, 13। जी। जिसमें अलामा इकबाल को नहीं था बुलाया गया। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज इन्वाइटेड टू दैट कॉन्फ्रेंस। हम्म। उनको फिर मुस्लिम लीग के जो यहाँ पे माइनर लीडर्स थे उन्होंने इलाहाबाद बनाया, और वहां बेशक। पे इन्होंने ये आइडिया दिया कि एक नॉर्थ वेस्ट में मुसलमानों की स्टेट हो, विद इन और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर, और कहा कि ये बननी चाहिए। उसके बाद एज सून एज ही
गेव दैट स्पीच, तो एक इंग्लिशमैन ने उनको क्वेश्चन किया कि यू आर प्रीचिंग समथिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो उसमें फिर अल्लामा इकबाल ने एक लेटर लिखा जो छप चुका है कि मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था, मुसलमान कांट थिंक ऑफ अ फ्यूचर विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर। तो वहां पे इकबाल की जो सारी है ना, इकबाल वॉज अ पोएट ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट में ही वॉज वेरी कॉशियस, नेवर डेयर टू क्वेश्चन द ब्रिटिश। जो इस्लामिक ग्लोरी की बात करते थे वो थी ऑफ द गोल्डन पीरियड, जब मुसलमानों की एक बहुत बड़ी पावर थी दुनिया में। लेकिन व्हेन इट केम टू द ब्रिटिश, जलियांवाला बाग पे फॉर एग्जांपल, ही नेवर इशूड एनी कॉन्डेमनेशन, और उनको सर का खिताब भी मिल गया 1922 में, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने वही नाइटहुड को खत्म कर दिया था आफ्टर जलियांवाला बाग। तो 1930 में आई थिंक इकबाल बाय मेकिंग दिस स्टेटमेंट वांटेड टू डिक्लेयर कि मेरी एब्सेंस फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मींस आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और वो was looking for a platforms and और वो फिर जो मिल गया उनको। और उनको 1932 वाली में उनको बुला भी लिया फिर। जो लास्ट थी फर्स्ट ऑफ उसमें उन्होंने आइडिया तो जरूर दिया। उसके बाद उन्होंने जब लिखे अपने वो हैं उनके उससे पहले उनके चंद लेक्चर्स हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि जब तक एक इस्लामिक स्टेट नहीं होती, नहीं 1937 में शायद ये उन्होंने लिखा है कि जहां पे शरिया की अप्लाई नहीं होगी तब तक जस्टिस हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ख्याल में जवाहरलाल नेहरू की जो एथिस्टिक सोशलिज्म है वो लोगों को अपील नहीं करेगी, मुसलमानों को इस्लामिक सोशलिज्म करेगी। तो उन्होंने बाद में फिर पाकिस्तान या एक इस्लामिक स्टेट के हक में और भी बातें की हैं, लेकिन 1930 में उन्होंने करके उसे डिसोन भी कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया था डिसोन। और 37 का जो आप वाकया बता रहे हैं उसके कुछ महीनों बाद में तो 38 में तो उनकी डेथ भी हो जाती है। That's right. बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं चौधरी रहमत अली पे। चौधरी रहमत अली इज अ मिस्टीरियस मैन। इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, हिज ओरिजिन्स क्या थे, वो क्या नहीं थे। ऑल दैट वी नो इज दैट ही बिलोंग टू अ विलेज, ईस्ट पंजाब के किसी विलेज में, होशियारपुर के, और गुज्जर बरादरी से थे वो थे। और लेट उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की, इस्लामिया कॉलेज में पढ़ते रहे। फिर उन्होंने कोई शायद लॉ का एग्जाम पास नहीं किया, लेकिन वो लीगल एडवाइस दे रहे थे लगारीज को, जो बहुत बड़े, या मजारी, वन ऑफ दीज टू बिग बलोच लैंडलॉर्ड्स, अबाउट अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी जो है उनकी उन्होंने बचा ली, जिसकी वजह से ये जो सरदार थे इन्होंने इनको एक ह्यूज सम ऑफ मनी एज ए रिवॉर्ड दिया। और उसकी बुनियाद पे एट अ वेरी लेट एज ही वेंट टू कैम्ब्रिज एंड स्टार्टेड स्टडिंग। अब मैंने पढ़ा है अपना, गालिबन ये दुर्गा दास की किताब में है या बी आर नंदा की किताब में है कि जब ये ग्रुप, कैम्ब्रिज ग्रुप ने ये पैम्फलेट तैयार किया, नाउ और नेवर, सो द ब्रिटिश इंटेलिजेंस हैड इनफिल्ट्रेटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, क्योंकि वो भी, अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कहीं ना कहीं पे वो भी चाहते थे कि उनको बिकॉज वो अंग्रेज बहुत दानिशमंद है, वो दूर की सोच रखता है सर, तो हमारी तरह नहीं है वो। तो वो जी जरा सुन लेना मेरी बात। हुआ क्या कि उसके बाद जब उन्होंने 1933 का ये आइडिया दिया, नाउ और नेवर पाकिस्तान, ये वो, तो साथ साथ एक खत लिखा है टू द ब्रिटिश लॉर्ड्स, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं, और यूनाइटेड इंडिया का जो ख्वाब है ये हिंदू राज है, इसमें कोई मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है, और मुसलमान होते हैं, हिंदू हिंदू होते हैं, और हमें पाकिस्तान बनाना चाहिए। और आई प्लीड टू योर लॉर्ड्स टू हेल्प अस
गेट पाकिस्तान। अब मेरी वहां पे क्रिटिसिज्म है कि इन्हीं ब्रिटिश लॉर्ड्स ने लेस देन 20 ईयर्स अगो ऑटोमन एम्पायर को तबाह किया था भाई। द ओनली सिंबल ऑफ मुस्लिम पावर, इवन व्हेन इट वाज ओनली सिंबॉलिक, को खत्म तो इन्होंने किया था, और उन्हीं को आप अपील कर रहे हैं कि अब एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान में बना दें, हिंदुस्तान में बना दें। तो ऑल दिस साउंड्स रादर फिशी कि क्या हो रहा था। Somebody encouraged these people to make these strange demands. Or at that point when the demand was made, both Iqbal and Jinnah said कि ये तो कुछ स्टूडेंट्स का आइडिया है एंड इट्स नॉट वेरी सीरियस, और उन्होंने डिसमिस कर दिया। वो भी उस वक्त यूके में थे। हाँ, दोनों वहां पे गए हुए थे ना, और कायदे आजम तो खैर वहां पे रह ही रहे थे, उसके बाद आए नहीं वो। हाँ, so when was the idea of separate Pakistan planted in Jinnah remains a mystery. जो अहमदी है, एक ग्रुप है जिसको मुसलमानों ने एक्सपेल कर दिया हुआ है, उनका क्लेम है जी कि उनके एक मौलवी ने जिन्ना को कहा कि आप वापस जाएं और मुसलमानों की लीडरशिप लें, और वो क्लेम करते हैं जी पाकिस्तान का आइडिया तो हमने दिया है। ये सिर्फ उनका क्लेम है। इसके अलावा लियाकत अली खान का क्लेम है कि उन्होंने खत लिख लिख के कायदे आजम को वापस बुलाया। अल्लामा इकबाल के चंद लेटर्स हैं कि यू आर द ओनली मुस्लिम हु कैन लीड द इंडियन मुस्लिम्स फॉरवर्ड। तो ये तीन लोगों का क्लेम है कि कौन उनको वापस लेके आया। लेकिन एक पीरियड जिन्ना का जिंदगी का जो है जिसपे कंप्लीट एक ब्लैकआउट है, वो है फ्रॉम 1931 टू 34 कि वो इंग्लैंड में क्या क्या करते रहे, किन को मिलते रहे। उसमें मैंने 2-3 दफा कोशिश भी की है कि मुझे मटेरियल मिले, बट देयर इज नो एनकरेजमेंट, देयर इज एज इफ देयर इज अ बैन ऑन letting anybody research that period. All we know is that he made a lot of money by pleading cases before the Privy Council. अब जाहिर है प्रिवी काउंसिल के सामने जो केसेस होंगे तो वो अमीर लोगों के ही हो सकते हैं ना, प्रॉपर्टी के। So he made his money as a lawyer, but what politics he did in England nobody knows really. Who he met, who did he socialize with, it's a complete blackout. एक दिन ये पर्दा उठेगा वैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे शायद किसी ना किसी तरीके से इनको इनकरेज किया गया होगा कि आप वापस जाएं, बट दिस इज ओनली अ कंजेक्चर, इसका मेरे पास प्रूफ कोई नहीं है। होता यह है कि व्हेन जिन्ना कम्स बैक टू इंडिया, he gets elected already before he returns to the central legislative assembly. And फिर आ जाता है 1935 एक्ट। 1935 एक्ट को ना कांग्रेस ने माना और ना मुस्लिम लीग ने माना, लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही बिट्रेयल है ऑफ इंडियन राइट टू सेल्फ रूल और ये और वो। उससे पहले 1932 का कम्युनल अवार्ड हो चुका था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के जो डिमांड थे सेपरेट इलेक्टेड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सारी कंसेशंस दी गई टू एनकरेज डिविजन्स अमंग इंडियंस, ठीक है ना। और 1935 एक्ट में तो द प्रिंसेस वर मेड पार्टी टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया। So by bringing the princes in, who were die-hard loyalists of the British, any chances of self-government were reduced to naught. Okay. कांग्रेस का रिएक्शन बड़ा हार्श था, मुस्लिम लीग का हार्श था, मगर जब इलेक्शंस अनाउंस हुए तो मुस्लिम लीग ने कहा कि डिस्पाइट आवर ऑब्जेक्शंस वी विल टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। कांग्रेस ने कहा कि जी हम तो इलेक्शंस भी नहीं हिस्सा लेते। बट एट द लास्ट मोमेंट अ डिसीजन वाज टेकन कि नहीं, आप इलेक्शंस में हिस्सा ले लें। फिर जब इलेक्शंस हुए तो वहां पे मुस्लिम लीग गॉट राउटेड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। कांग्रेस गॉट अ हैंडसम रिटर्न एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस।
प्रोविंसेस, वहां पे रीजनल पार्टीज आई, वहां से बात जो है ना खराब होती है फ्रॉम द कांग्रेस साइड, कि यूपी में जो एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट थी कि इन स्पाइट ऑफ वट एवर द इलेक्शन रिजल्ट विल फॉर्म अ कोएलिशन, जब इलेक्शन रिजल्ट में नजर आया कि मुस्लिम लीग के साथ तो मुस्लिम वोटर्स नहीं है, तो फिर 3-4 बंदों का इसमें रोल है। अबुल कलाम आजाद का है, और जवाहरलाल नेहरू का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और रफी अहमद किदवाई का है। इन सारे लोगों ने कहा कि जी हम अब इंसिस्ट करें कि आप मुस्लिम लीग को छोड़ें एंड यू ज्वाइन कांग्रेस इफ यू आर टू बी कंसिडर्ड फॉर अ मिनिस्टरशिप। वहां से फिर जिन्ना साहब जो है ना assumes the leadership of Muslim separatism. तब तक he was looking एक for, वो खत भी था सर जिसके बारे में मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं, जो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा और अपने उनकी डेथ से पहले, कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको जिन्ना साहब के साथ जुड़ना चाहिए, एंड दे शुड स्ट्रेंथन his leadership. हाँ दैट्स राइट, ये इस किस्म का खत भी है। लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम है ये जो हुआ हिंदुस्तान के अंदर यूपी के इलेक्शंस के बाद। इससे पहले एक और बात सुन ले, 1936 में शायद फैजाबाद में, मेरा ख्याल है इट कुड बी इलाहाबाद और फैजाबाद, वन ऑफ दिस प्लेसेस, जहां पे जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत धुआंधार स्पीच है, वे ही गोज टू फार इन सेइंग कि हिंदुस्तान में हम सोशलिज्म लेके आएंगे और सोवियत यूनियन का मॉडल जो है वो इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल होगा। जब उन्होंने ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने, तो कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई। 3 पर्सन्स, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, 4 कृपलानी एंड सरदार पटेल रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस इन प्रोटेस्ट। और बिरलास जो है ना, उन्होंने अप्रैल 1936 से लेके जून तक कैंपेन चलाया प्रेस के अंदर अगेंस्ट नेहरू। तो देन Mahatma Gandhi persuaded these 4 people to return to the Congress party. But that played into the hands of, if we want to say, Muhammad Ali Jinnah, who then in 1937 supports a bill in the Central Legislative Assembly demanding that Muslim personal law should be introduced all over India. अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये है कि बिफोर द मुस्लिम पर्सनल लॉ was applied, customary law used to be applied. Most of the converts to Islam in Punjab, Sindh और इन इलाकों में जो है, they were, आप कह सकते हैं, the cultivating और agricultural castes, और ये सब हिंदू कन्वर्ट्स हैं who are not the very downtrodden, they were land owners और ये और वो। और ये कस्टमरी लॉज में लैंडेड प्रॉपर्टी सिर्फ अपने बेटों को देते थे। द गर्ल्स वर गिवन नो प्रॉपर्टी, बल्कि लड़कियों को प्रॉपर्टी दी ही नहीं थी जाती। एवरीथिंग वाज गिवन टू मेल चिल्ड्रन। जब ये अच्छा, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ आया तो उसमें इन वन सेंस दिस वाज रेडिकल, क्योंकि अंडर इस्लामिक लॉ, हनफी लॉ जो है, जो सुन्नी लॉ है, अकॉर्डिंग टू द कुरानिक मॉडल, 2 shares to a son and 1 to a daughter है। तो प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड नॉट ओनली among male heirs but also female heirs, लेकिन ये होता नहीं था। So in a way introducing this law sounds very egalitarian, क्योंकि women were getting a right in property, समझ गए? And Muhammad Ali Jinnah was among those who supported it. But people forget to tell you कि उसमें पोजीशन ये ली गई कि this will not include agricultural property. Why? Because agricultural property under the 1935 Act belonged to a provincial list. Okay. तो इस तरीके से एक
इगैलिटेरियन लॉ तो ले आए, लेकिन मुसलमान तो ना बिजनेस करते थे, ना कोई ट्रेडर थे, ना इंडस्ट्री थी। अगर थे तो वो बिग स्मॉल माइनर लैंड ओनर्स ही थे, तो उनकी जी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल उसमें से एक्सक्लूड हो गई। तो वहां से एक क्लास बेसिस पे द लैंडलॉर्ड मुस्लिम्स फाउंड कि मोहम्मद अली जिन्ना कैन सेव देम फ्रॉम दिस कांग्रेस सोशलिस्ट ऑनस्लॉट। यू गेट द बेशक, पॉइंट? यू बिल्कुल। गेट और वो आज भी देखने को मिल रहा है सर कि जो द फ्यूडल सोसाइटी है, वो जो तोंदों वाले, मूंछों वाले, कैडलैक वाले, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ, हमारी तरफ वो खत्म हो गए हैं। हाँ क्योंकि बिल्कुल, नेहरू साहब जब आए, वो पहले 20 साल के अंदर इतने ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स आ गए थे दैट्स कि राइट। वो ऑलमोस्ट कब हो गया था वो। खैर, देयर आर ऑलवेज वेज आउट। हमारे जैसे कुछ बच जाते हैं उसमें, हाँ, मगर वो बादल भी बचे हुए हैं, उन्होंने कुछ रास्ते निकाले हैं। ये जो इंडिया के अपना ईस्ट पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी खासी लैंडेड प्रॉपर्टीज हैं थ्रू यू नो सबटरफ्यूजेस। लेकिन बाई एंड लार्ज तो रेडिकल लैंड रिफॉर्म इंडिया में हो गया ना, और बिल्कुल हो गया। प्रिंसली स्टेट्स भी अबॉलिश हो गई। लेकिन यहां पे नेहरू की वो 1936 की स्पीच हैड द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। दो चीजें हुई। ऑन द वन हैंड यूपी में इन्होंने ग्राउंड्स क्रिएट की फॉर फेयर कि कांग्रेस वांट्स टू अनडू द मुस्लिम लीग, हम्म। और सेकंड अनडू द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम लीग्स, दैट वाज द सेकंड। इन चीजों की बुनियाद पे फिर ओवर टाइम यू फाइंड more and more Muslims rallying around मोहम्मद अली जिन्ना। ये है बैकग्राउंड। शुरुआती दिनों के अंदर तो जितने भी लीगी थे, वो ज्यादातर ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है, सेंट्रल प्रोविंसेस, यहाँ पे उनका मोमेंटम था। पंजाब में कमजोर थे काफी, पर दैट्स राइट, बाय 1945-46 उन्होंने थोड़ा मोमेंटम बिल्ड करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। दैट्स खैर राइट। सर, अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम जो है लाहौर रेजोल्यूशन पे आए फिर। अच्छा, चले चले। और अच्छा, और अगर आप चाहें तो इसमें आप ब्रेक लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। और नहीं नहीं, लाहौर बिल्कुल। रेजोल्यूशन पे डिस्कस करके देन वी कैन हैव अ ब्रेक फॉर टुडे। ओके सर, क्योंकि मोस्ट ये डेफिनेटली। वो ऐसे बहुत लंबा पोर्शन ना करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट घंटे का हो गया, मैंने देखा है अभी। तो हाँ, लाहौर रेजोल्यूशन पे छोड़ते हैं, देन विल डू इट फ्रॉम देयर। दैट्स राइट। होता ये है कि कांग्रेस डिसाइड्स first not to contest elections, but it does. Then it wins elections on a grand scale. फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, should we form a government under the 1935 Act or not? And there are people who say we should not, because doing that would validate the 1935 Act, which they want to disown. But then finally they decide to form the governments. Acha, when Congress forms the government, वहां पे once again I think the Congress behaves rather, I would say, amateurishly, irresponsibly, यानी challenging the British in a very rash manner. मसलन उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जो अंडर द 1935 एक्ट were entitled to preside over the कैबिनेट मीटिंग्स, वो नहीं होंगी, ओनली द चीफ मिनिस्टर विल डू इट। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो फ्लैग है वो रेज होगा, नॉट द यूनियन फ्लैग। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको हम सलूट नहीं मारेंगे, वो आके हमारे मिनिस्टर से बात करें। नाउ दैट वाज चैलेंजिंग द ब्रिटिश हेड ऑन। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, राइटली और रॉन्गली, वी आर लुकिंग एट हिज पॉलिटिक्स, ही सेड कि लुक, ये तो कांग्रेस का झंडा खड़ा कर रहे हैं, ये तो वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग बना रहे हैं, ये तो वारदा स्कीम ले आए हैं। तो ऑलरेडी बिफोर द ब्रिटिश हैव लेफ्ट, वी आर हैविंग द फर्स्ट टेस्ट ऑफ हिंदू राज। सर, उससे पहले भी शुरू हो गया था। भगत सिंह अपने लेखों में लिखते हैं कि कांग्रेस ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है कहीं ना कहीं पे, ये इस मुल्क में बहुत ही खराब होगी साबित। उनका ये मानना था कि ये जो नारे वहां पे कांग्रेस 3 इस्तेमाल करती थी, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर अपनी रैलियों में, फिर वंदे मातरम का इस्तेमाल करती थी, और उसके अलावा जो तीसरा जो उनका था वो सत श्री अकाल वाला था। तो उन्होंने दैट्स व्हेन ही गेव दिस नोशन कि आप जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, वो कम से कम हमारी कौमी एकता को रिप्रेजेंट करता है। हम
सभी एक मंच पे इकट्ठे होते हैं, इस तरह से तो हम लोग आपस में बंट जाएंगे। ये बात तो भगत सिंह ने अपने राइटिंग्स के अंदर भी लिखी। अच्छा, तो लेकिन वो करते करते वो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, अगर वहां पे नारा सिर्फ हर हर देव का लगता या वंदे मातरम का लगता और नारे तकबीर ना लगता और सत श्री अकाल ना लगता, तो हम कह सकते थे कि ये इंडिकेशन है ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज मे बी नॉट द बेस्ट वे टू मोबिलाइज पीपल बाय arousing their religious feelings, but you cannot say that this was a policy encouraging uh, Hindu Hindu dominance of the freedom movement। ये तो आप नहीं ना कह सकते। वो एक कम्युनल मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसमें रिलीजन के इस्तेमाल पे भगत सिंह का जो क्रिटिसिज्म है वो मुझे अपील करता है। मैंने ये वैसे नहीं था सुना, आज आपसे सुना है, तो थैंक यू वेरी मच। आई विल इंक्लूड दिस इन माय book। लेकिन वहां पे भी आई वुड से दैट द कांग्रेस कैन नॉट बी अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग हिंदुइज्म एज इट्स symbol for the freedom struggle। What it wanted to do was to have all such religions represented in the name of Indian freedom। तो मैं उसको टोटली उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन शायद उसके लॉन्ग रेंज जो इफेक्ट है उस पर बात हो सकती है। एंड भगत सिंह पॉइंट ऑफ व्यू मेक्स मोर सेंस टू मी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना, तो आई लुक एट इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। एनी हाउ, जो रिपोर्ट्स पे बाद में नजर आती हैं वो वारदा स्कीम, जैसे आप जानते हैं, उसकी चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो वो जो उसका 7 years ऑफ फ्री एजुकेशन थी, जिसमें कोई रिलीजन का रोल नहीं था, बल्कि ऑल चिल्ड्रन वर आल्सो टॉट ए स्किल, सम हैंडीक्राफ्ट स्किल, यू नो, टू अर्न सम इनकम। तो दैट वाज अ गांधीयन आइडिया कि लोग अपने टीचर्स को ये प्रोडक्ट्स बना के पे करें ताकि एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो। वो गांधीयन सॉर्ट ऑफ पिक्यूलियरिटीज है, बट देयर इज नथिंग fundamentally wrong with such an idea। The idea was 7 years of free education, no religion was preached in that। तो ये जो मुस्लिम लीग की क्रिटिसिज्म थी वो अपनी जगह पे जस्टिफाइड नहीं थी। और एक्सेप्ट फॉर बॉम्बे गवर्नर जो थे, ऑल अदर गवर्नर्स जो थे अपना ब्रिटिश, उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो एविडेंस कि द कांग्रेस गवर्नमेंट्स वर विक्टिमाइजिंग मुस्लिम्स। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तो हो सकते हैं। सो ये अलबत्ता कैंपेन वेंट became very effective for the Muslim League, and they brought it to the Muslim majority provinces। So the 1940 resolution जो है उसको भी I think it has to be put in perspective। People only go after the 23rd March 1940 resolution, which was moved on 23rd March but passed on 24th। Okay, but what people don't mention is the 22nd March 1940 marathon speech of Muhammad Ali Jinnah, in which ये बात आपने बड़ी जबरदस्त कही, बिल्कुल। in which he lays down step by step why Hindus and Muslims can never be one state, one nation, and why the division of India is important। अगर आप वो स्पीच इंक्लूड कर लें तो 1940 वाला जो 23rd मार्च का रेजोल्यूशन है उसका पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। दैट स्पीच इज द मेन स्पीच ऑफ जिन्ना, इन विच ही creates the basis of the two nation theory, which is borrowed from Iqbal, which is borrowed from Chaudhry Rahmat Ali, without them being recognized as the original sources। ये सारे उनके आइडिया जो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां पे प्रेजेंट किए और वेरी फोर्सफुली किए। सर एक सवाल बीच में मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको, कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि उनकी जो 22nd जो मार्च की स्पीच है जिसका जिक्र आपने किया कि जी हम दो अलग अलग कौमें हैं साथ में नहीं रह सकते, यानी ली लेस डाउन पूरा फाउंडेशन उसका, एंड फिर उनकी 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच है दैट कॉन्ट्रोडिक्ट्स इट, यू नो, वो टोटली पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है वहां पे एक सेकुलर स्टेट। जी मैंने आपसे बात की है कि अगर आप सारी चीजें एकदम कवर कर लेंगे तो व्हेन वी कम टू 1911
जब वो वाली पाएंगे ना 11th August वाली, then we will refer to the 1940. That would be pedagogically the right thing to do, not now. Okay. Not now. Okay, Today sure. we are agreed only on 1940. जी 1940 का जो रेजोल्यूशन है ना, उसमें it is worded in a rather loosely. वहां पे सॉवरन भी लिखा है, इंडिपेंडेंट भी लिखा है, वहां पे स्टेट्स भी लिखा है, जोन्स जिसको की फिर बातें भी होती हैं। और लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, आयशा जलाल, who's made a big name out of that, so sole spokesman, she says that in this resolution there is no mention of the division of India, no demand for the partition. She says this, and from there she builds her theory that Jinnah never wanted partition. वो जो theory है बिल्कुल bogus है, and in my forthcoming book on Jinnah I am showing that this has no foundations at all. So I'll not discuss it with you here. I want it to be in the book. In the book. But here I'll only tell you this, that the Lahore जो था Muslim League का जो session है, it started on the 22nd and it finished in the morning of the 25th. In the afternoon of the 25th in Lahore, Muhammad Ali Jinnah gave a press conference, and in which he said that the 23rd March resolution means nothing else except that the division of India. So already on the 25th of March, he makes that clear. Okay, what was not mentioned there explicitly is now definitely clarified. We want the division of India, and he says that it is a fair demand because these are two nations. When India and Pakistan come into being, it will create the basis of the true peace in the subcontinent, because two separate nations will have a full chance to develop themselves according to their genius. So this is how he argues the case. The division of India is a prerequisite for both India and Pakistan developing freely as Hindu and Muslim nations. So ये है 23rd March का. Of course, in that resolution, the division is not stated. इसके ऊपर जाहिर है, the next day there was speculation. So 23rd, 25th, and I think Aisha Jalal, I would accuse here, is guilty of intellectual dishonesty, I would say, कि she does not refer to this press conference. और वो सारी जिन्ना साहब की speeches में है. और उसके बाद not once, hundreds of times he has said that what he meant, what he wants is the division of India. He is consistent about it until he suddenly comes to his position on the cabinet mission plan. We'll take it up in the next sitting. But definitely, I think this is where we should stop. श्योर, थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में आपको जानते हैं और नहीं भी जानते, जो नहीं जानते मैं उनको ये कहूंगा कि इससे आगे की जो हमारी मजीद गुफ्तगू होगी उसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब काफी क्रिटिक रहे हैं जो भी वहां पे फैक्ट, जो वाकयात पेश आए हैं उनके। और आपने, अगर मैं ये कहूँ, आपने किसी को नहीं बख्शा है सर, आपने दोनों तरफ जो सच है वो आपने बयान किया है। इसके लिए हमारे जैसे जो नौजवान हैं और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी। जाने से पहले जॉर्ज सनियाना का जो कोट है कि दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो हमें ये जो हम जो शो कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इसका जो सोल पर्पस है वो यही है कि हम अपने माजी से कुछ सीखें। अगर हमने तब की हुई गलतियों से कुछ नहीं सीखा तो आगे आने वाला जो वक्त होगा वो भी वैसा ही होगा। किसी से ये बात पूछी गई कि भाई तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसा तुम्हारा माजी है। तो जैसा माजी होगा वैसा ही मुस्तकबिल भी होगा, अनलेस हम जो है अपने माजी से कुछ सीखें और हम जो है आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपके बहुत ज्यादा मेरी एक गुजारिश है कि आप लोगों को मेरी दोनों किताबें भी दिखा दें, ताकि वो अगर चाहें तो उनको अक्वायर करके पढ़ भी लें।
ये जी, भी आप मैं अपने इसका प्रोग्राम में दिखा दें। हाँ जी। मोस्ट डेफिनेटली मैं बिल्कुल इसका यहीं पे मैं एंड करने वाला था इसी बात को बोलते हुए। जो आपकी गैरिसन स्टेट वाली जो किताब है, पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट, और जो सेकंड एडिशन है द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लींस, वो दोनों मैंने ऑर्डर की हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। जो उसका पहला एडिशन था वो दरअसल हमारे एक अर्थक्वेक आया था यहाँ पे 2 साल पहले, तो वो जो मोटी वाली 700 पन्नों की थी वो उसी के अंदर चली गई वो सारी। तो थोड़ी अच्छा, बहुत मेरी एक और बात भी है कि ये जो मेरी है ना, हिंदुस्तान के अंदर ये किताबें अवेलेबल भी हैं, लेकिन बिल्कुल रूपा अच्छा, पब्लिकेशन ने की थी सर आपकी पहले वाली। हाँ ये भी बता दें आपके, रूपा ने मेरी की हुई है पार्टीशन ऑफ पंजाब वाली। जी और जो है गैरिसन स्टेट को उन्होंने वहां पे छापा है इंडिया में, एक और पब्लिशर्स ने, अब उसका मुझे नाम भूल रहा है, लेकिन उन्होंने उसका टाइटल रखा है द रोल ऑफ द मिलिट्री, द पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, ये उसका टाइटल रखा है उन्होंने, ओके। गैरिसन स्टेट मैं का। इसको डेफिनेटली इसको आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो दोस्त हैं उन सबको मैं इसके बारे में कहूंगा। तो जो फिलहाल जो ऑनलाइन जो हमारे जैसे जो दोस्त खरीद सकते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड वाली खरीदे, यूनिवर्सिटी प्रेस की वही बेस्ट है। जाएं आप। बिल्कुल हाँ। जी, आप उनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, ये बुक्स दोनों आपको मिल जाएंगी और वर्ल्ड वाइड उनकी उनकी डिलीवरी होती है। और अच्छी बात यह है कि आपकी जो दूसरी किताब है द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लींस, उसका सेकंड एडिशन जो है उसके अंदर आपने और मजीद उसमें जो ओरल जो स्टोरीज हैं वो आपने डाली हैं। तो वो उम्मीद करते हैं कि जो आपकी पहली बुक है उसके ऊपर थोड़ा सा और बिल्डअप होगी, कुछ और नया जानने को मिलेगा। और ये फर्स्ट हैंड अकाउंट इंफॉर्मेशन है। बहुत कम लोग होते हैं सर आप जैसे जो अपनी जिंदगी के जो इतने इंपॉर्टेंट दिनों के अंदर आप इंडिया के अंदर गांव में दूर दराज के इलाकों में उन लोगों से मिलते हैं, उन बुजुर्गों को ढूंढते हैं जिन्होंने ये सब जो वाकयात हैं अपनी आंखों से देखे हैं। तो आपने आपका आने वाला जो वक्त है और जो पीढ़ियां हैं वो आपकी बेहद एहसानमंद रहेगी कि कहीं ना कहीं पे जो आप अपनी किताबें हैं उनके जरिए आपने हिस्ट्री का वो पहलू जो अभी तक सिर्फ हमारे बुजुर्गों की जो चेहरे हैं उन्हीं के अंदर वो खो के रह गया था, आपने उसको कलमबद्ध किया। तो हम आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी मजीद गुफ्तगू होगी। और वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।